अस्सलाम वालेकुम फॉलोवर्स, आप देख रहे हैं ट्री वर्ल्ड नॉवेल्स। काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आजकल जो नावल है वो जिनसात पर बेस्ड है, तो चले नॉवल की तरफ। तैमूर ने अंसा को कॉल की उसे बताने के लिए कि उसके वालिद ने इनकार कर दिया है शादी से। इन दोनों को ये बात पहले से ही मालूम थी कि आफंदी खान कभी भी शादी के लिए हाँ नहीं करेंगे। इसीलिए अंसा ने उसके सामने ये ऑप्शन रखे थे कि जिस दिन वो शादी से इनकार करेंगे उसे वो अपना घर छोड़ देगी और फिर वो दोनों शादी करेंगे। तैमूर के वालिद को इस बात का इल्म था कि वो इनकार करेंगे, इसीलिए उन्होंने इन दोनों को इजाजत दी थी कि ये दोनों शादी करें। इंसा कमरे से निकलते हुए सीढ़ियां उतरकर अपने वालिद के कमरे में आई। बाबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं जानता हूँ तुमने मुझसे क्या बात करनी है। आज तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारा रिश्ता करने के लिए आए थे, मगर मैंने इनकार कर दिया। तुम्हारी अगले हफ्ते शादी है, अपने आप को तैयार कर लो। माफ कीजिएगा बाबा जान, मगर मैं एक बालिग लड़की हूँ। मुझे अपनी मर्जी की शादी करने का हक दिया गया है और मैं आपके बिजनेस पार्टनर से हरगिज शादी नहीं करूंगी। अपनी बहन की तरह तुम भी मेरे हर फैसले के खिलाफ जाती हो। ये बात याद रखना, अगर मेरे खिलाफ जाकर तुमने कोई फैसला किया तो तुमसे मेरा रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। कैसा रिश्ता बाबा जान? मुझे ऐसे खोखले रिश्ते की जरूरत नहीं। आप अपनी बेटी की निशानी को अपना नहीं मान रहे, सिर्फ इस जिद में कि उसने उस शख्स से शादी की थी जिससे आपको नफरत थी। वो आप जैसा रिश्ता नहीं बनाना चाहती थी, जैसा आप हमारी माँ के साथ सुलूक करते थे। उनको भी अपना पसंद करते थे ना। दादा ने जबरदस्ती शादी कराई। आपकी जिद का बदला आपने हमसे लिया। आफंदी खान निहायत गुस्से में उठे और एक तमाचा उसके चेहरे पर मारा। तुम्हें मैंने इस बात का हक नहीं दिया कि मेरी जिंदगी के बारे में सवाल जवाब करो। जो मामला था वो मेरा और तुम्हारी माँ का था, उसमें मैं तुम लोगों का अमल दखल हरगिज नहीं। तुम और तुम्हारी बहन हमेशा मुझे लोगों के सामने जलील ही करवाती हो। इसने मरकर भी मुझे लोगों के सामने जलील ही करवाया है। ऐसा नहीं है बाबा जान, अगर आपको याद हो तो जिस शख्स से आप उसकी शादी करना चाहते थे वो शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे थे। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी बेटियों की कुर्बानी देते हैं। क्या ये रिश्ता है बाप का? अगर ऐसा रिश्ता है तो मुझे नहीं चाहिए बाप का रिश्ता। वो उसको अच्छी जिंदगी देता, एक घर देता। ऐसे उसके बच्चे यूं पराए घर में ना जलील हो रहे होते, उसकी अपने होते जो उसको संभालते। अब भी उसको उसके अपने ही संभाल रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि वो अपनों के दरमियान नहीं? वो पराया शख्स, उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं, उसको अपनी औलाद की तरह चाहता है। आप इसके नाना होने के बावजूद एक दुश्मन से भी बुरा सलूक कर रहे हैं, मगर आप समझ लीजिए कि मैं उसे हरगिज अकेला नहीं छोड़ूंगी। क्या करोगी तुम अब? हाँ, मैं आपकी ये शानो शौकत छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। आज मैं इस शख्स से शादी कर लूंगी, ये बात आप भी सुन ले। उसकी बात पर आफंदी खान ने नजरें उठाकर गौर से उसे देखा। ये इनकी वो बेटी थी जिसने आज तक कभी उनके खिलाफ जाकर कोई बात नहीं की थी। जिस दिन उसकी बहन की वफात हुई थी उस दिन भी उसे यहाँ से जाने नहीं दिया गया था और उसने बाप के हर फैसले के आगे अपना सर झुका लिया। मगर आज वो अपनी बेटी की आंखों में एक चमक देख रहे थे जो पहले कभी नहीं थी। जो लोग अपने माँ बाप को छोड़ के फैसले करते हैं उनकी जिंदगी कभी भी बेहतर नहीं रहती। माँ बाप को छोड़कर फैसले करने वाले लोग हमेशा रुस्वा होते हैं। तो उन माँ बाप का क्या बाबा जान जो अपने ही औलाद को पैसों की हवस बेच देते हैं? आप अपनी बेटियों की शादी नहीं करना चाहते थे, बल्कि उन्हें पैसों के लिए बेचना चाहते थे। आप जानते हैं जिससे आप मेरी शादी करवाना चाहते हैं, हर रात इसके बिस्तर पर एक अलग लड़की होती है। मैं एक ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजार जिसकी जिंदगी में सिवाय एक शोपीस के मेरी कोई अहमियत ना हो। मुझे ऐसे शख्स के साथ रहने से ज्यादा मौत मंजूर है। आज तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि मुझे मेरे हकूक याद करवाना शुरू कर दो। मैंने सारी जिंदगी तुम्हें पाला बड़ा किया, इसका सिला तुम मुझे ऐसे दोगी? मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ बाबा जान, मगर आप ये बात याद रखना कि अगर औलाद अपने फराइज अदा नहीं करती तो गुनहगार कहलाती है, मगर जब माँ बाप औलाद के साथ ज्यादती करते हैं तो उनके हुकूक अदा नहीं करते तो वो भी गुनहगार कहलाते हैं। इनके साथ भी वही मामला होगा जो इस शख्स के साथ होता है, जो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेर लेता है। हमेशा पैसा और दौलत ही औलाद की जरूरियात पूरी नहीं करती। अच्छी तरबियत और माँ बाप का साथ भी बहुत जरूरी होता है। माँ बाप की जिम्मेदारी ये नहीं होती कि औलाद को सुबह उठाया, उसे खिलाया, उसे तालीम हासिल करने भेजा और उसकी अच्छी जगह शादी कर दी। औलाद तो माँ बाप का साथ चाहती है। माँ बाप की ये जिम्मेदारी होती है कि देखें कि औलाद को किस वक्त
किस चीज की जरूरत है? औलाद की जिम्मेदारी है कि वो अपनी माँ बाप को समझे, याद रखे। औलाद वैसा ही माँ बाप के साथ सलूक करते हैं जैसा उसकी तरबियत होती है। तो फिर बाद में शिकायत कैसी बाबा जान? आफंदी खान खामोशी से अपनी बेटी को देख रहे थे। याद रखो, आज से तुम इस दहलीज से बाहर कदम निकालोगी तो तुम्हारे लिए यहाँ अब कोई जगह नहीं। जगह मेरे लिए पहले भी नहीं थी बाबा जान। मैं इस बात को जानती हूँ कि आपने दूसरी शादी कर रखी है, आज से नहीं पूरे 25 साल पहले से। इसकी बात सुनते ही आफंदी खान का चेहरा जर्द पड़ गया। हकीकत जानकर ताज्जुब हुआ ना बाबा जान। आपको मालूम है कि मेरी माँ जानती थी कि उनका हक रोज आप किसी औरत को देते हैं। आप अपनी औलाद से इससे लाताल्लुक है कि आपके पास तो पहले ही औलाद मौजूद थी। आपको आपका बेटा और बेटी मुबारक हो। मैं जानती हूँ कि आप एक जवान बेटा और एक जवान बेटी है। जाए उन्हें इस घर में ले आए। अब ना जमाना रोकने वाला है और ना कोई रस्म। बंद करो अपनी बकवास। अगर मैंने शादी कर रखी है तो मुझे पूरा हक बनता था। वैसे तुम मेरी औलाद हो, वैसे ही वो भी मेरी औलाद है। पूरी दुनिया को इस बात का इल्म है कि वो मेरी औलाद है, छुपा कर नहीं रखा हुआ। हाँ जानती हूँ, सबको ही पता था, बस हमें ही नहीं बताया गया। खैर मैं ये बातें नहीं करना चाहती। मैं आपको ये बताने आई थी कि मैं जा रही हूँ आपके इस घर से। कुछ नहीं लेकर जा रही हूँ, सिर्फ अपनी माँ बहन की चंद तस्वीरें लेकर जा रही हूँ। और हाँ, मेरी बहन जिसके लिए आप इतना बोल रहे हैं, मेरी जगह उसकी शादी अपने बिजनेस पार्टनर से कर दीजिएगा। उम्मीद है कि उसकी माँ बहुत खुश होगी। शादीशुदा और बच्चों वाले मर्द पर कब्जा करके तो वो बहुत खुश रही। अब अपनी बेटी को भी किसी शादीशुदा आदमी से बिहाते हुए भी उन्हें कोई मसला नहीं होगा। मैं ये बात जान चुकी हूँ बाबा जान कि आपका इंतखाब करता शख्स शादीशुदा है। अब अपनी लाडली बेटी की शादी उसी से करिएगा। मेरा अब इस घर से कोई ताल्लुक नहीं। इंसान ये कहकर अपने कमरे की तरफ चली गई, जबकि आफंदी खान बेइंतहा हैरान थे कि उनकी जिंदगी के इतने अहम राज उनकी बेटी कैसे जान गई। उनकी शादी उनके वालिद ने जबरदस्ती अपनी भांजी से करवा दी थी। ये उनसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करते थे। अपनी एक यूनिवर्सिटी फेलो से उन्होंने शादी कर रखी थी। ये अपनी बीवी से बिल्कुल अच्छा सलूक नहीं करते थे। इन सब का असर इनके दोनों बेटियों पर हुआ। उनकी दूसरी बीवी हमेशा उनको पहली बीवी के पास जाने नहीं देती थी, महीनों तक घर से गायब रहते। उनकी पहली बीवी को इस बात का इल्म हो गया कि ये शादी कर चुके हैं, मगर खानदान के बिना पर वो बहुत मजबूर थी। इंसा और उसकी बहन को इस बात का इल्म था, मगर बाप के सामने कभी इनकी बात करने की हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार इनकी वालिदा की वफात हो गई। इंसा की बहन ने अपनी पसंद से शादी कर ली, क्योंकि वो अपने बाप की पसंद की शादी नहीं करना चाहती थी। इसकी वफात के बाद इंसा इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई। वो इस बात को जानती थी कि अगर उसकी शादी अपने बाप के पसंद के आदमी से हो भी जाती तो वो कभी खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसे मालूम था कि वो शख्स भी पहले से शादीशुदा है। उसने छुपकर एक शादी कर रखी है। उसके बाप को इस बात का इल्म था, मगर वो एक भरम रखे हुए थे। इंसान ये बात जानते थे कि हाई सोसाइटी में ये बात बहुत आम है कि लड़के छुपकर बहुत सी शादियां कर लेते थे। खानदान की जो लड़की शादी होकर आती थी सिर्फ वही खानदानी बीवी कहलाती थी। बाहर से जितनी भी लड़कियां होती थी उनको छुपा कर ही रखा जाता था, और अगर कभी वो मंजर आम पर आ भी जाती तो खानदानी बीवी का इतना भी हक नहीं था कि वो जुबान खोल देती। कभी बच्चों के बिना पर उसे मजबूर किया जाता तो कभी खानदान की वजह से। इंसान ऐसी जिंदगी हरगिज नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने आज ये इंतहाई कदम उठा लिया था। तैमूर इस वक्त कमरे में था। उसकी गोद में अनाया बैठी हुई थी। सामने निकाह ख्वाह बैठे हुए थे, जबकि शुजा खान और छोटे बाबा भी यहाँ पर थे। उनके साथ ही बहुत सारे लोग भी थे। ये तमाम लोग लॉ फार्म से यहाँ पर आए थे, क्योंकि तैमूर ने सबको बताया था कि आज उसका निकाह है। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ना शुरू किया। शुजा खान मौलवी के साथ सारा के कमरे की तरफ गए, जहाँ पर उन्होंने इंसा को बिठाया हुआ था। इंसा के हाथ इस वक्त कांप रहे थे। अपने बाप के बगैर इसने जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लिया था, ये सोच नहीं सकती थी कि ये अपने घर से बाहर कदम निकाल सकती है। इंसा खान वलद आफंदी खान, क्या आपको तैमूर खान वलद शुजा खान के साथ 3 करोड़ हक मेहर के साथ ये निकाह कबूल है? इंसा का दिल तेजी से धड़कना शुरू हो गया। वो ये नहीं चाहती थी कि जिस इंसान को अपना सब कुछ मान रही है, क्या वो इसके साथ अच्छा सलूक करेगा। वो ये भी जानती थी कि ये शादी महज उन्होंने अपने एक बच्ची की वजह से की है। इसके आगे ऐसा
बिल था जिसमें कोई रोशनी नहीं थी। पीछे की सारी कश्तियां जला कर आई थी और आगे की जिंदगी का उसे बिल्कुल इल्म नहीं था। शुजा खान ने उसके सर पर बड़ी शिफकत से हाथ रखा। ये होश की दुनिया में आई और मौलवी साहब को जवाब दिया, कबूल है। मौलवी साहब ने उसके आगे नकानामा रखा जिस पर उसने साइन किए। मौलवी कमरे से बाहर निकला तो शुजा खान थोड़ी देर के लिए उनसा के पास बैठे। मेरा बच्चा, आज से तुम मेरी बेटी हो। जिस तरह से मैं अपनी बेटी अनाबिया से मोहब्बत करता हूँ उसी तरीके से मैं तुमसे भी मोहब्बत करूंगा। जानता हूँ आज तुम अपने वालिद की कमी बहुत ज्यादा महसूस कर रही हो। तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। तुम मुझे अपना बाप ही समझो, बल्कि समझने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा बाप ही हूँ। मैं समझूंगा कि मेरी बेटी अगर रास्त होकर गई है तो खुदा ने उसे उसकी जगह मुझे एक और बेटी अता की है। मैं नहीं जानता तुम्हारे और तैमूर के दरमियान क्या बात हुई है, मगर एक बात तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। आज के बाद हमारे घर में हर चीज की जिम्मेदार तुम होगी। इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम आज से इस घर की मालिक हो। अगर तैमूर की वालदा जिंदा होती तो वो तुमसे ये सब बातें करती, मगर आज इनकी जगह ये फर्ज हो रहा है। तुम्हें इस घर में आना बहुत ज्यादा मुबारक हो मेरी बच्ची। शुक्रिया अंकल। अंकल नहीं, बाबा जान कहो बेटा। मैंने सिर्फ तुम्हें बेटी माना ही नहीं, बेटी समझता भी हूँ। ये उनसा के सर पर हाथ फेरकर कमरे से निकल गए। थोड़ी देर के बाद तैमूर, अनाया और सारा कमरे में आए। उनके साथ दादी जान और तैमूर की छोटी अम्मी भी थी। पापा, क्या ये मेरी मम्मा है आज से? अनाया ने अंसा की तरफ इशारा करते हुए कहा। जी बेटा, ये आज से आपकी मम्मा है। आप जानती हैं कि आपकी मामा की बहन है ये। इसने इंसान को गोद में उसे बिठाते हुए उसे बताया, ये मेरी आंटी भी है बाबा जान। बिल्कुल, मैं आपकी मामा की बहन हूँ। आपको पता है उन्होंने मुझे आपके पास आपकी हिफाजत के लिए भेजा है। उससे मैं और आपके बाबा जान आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करेंगे। सच में मेरी स्वीट मामा। उसने अंसा के गले में बाहें डाली। जी बिल्कुल मेरा बच्चा, मैं ही हूँ आपकी मामा आज से। तैमूर ये मुकम्मल मंजर देखकर बेइंतहा खुश हुआ। सारा ने अनाया को इंसा की गोद से लिया। दादी जान और छोटी अम्मी इन लोगों के पास आई। तुम दोनों की शादी इतनी जल्दी हुई कि हमें एक तैयारी का मौका नहीं मिला। सबसे ज्यादा नाराज तो अनाबिया होगी कि उसे इस बात का इल्म ही नहीं कि उसके लाला की शादी हो गई। दादी ने अपने हाथ से कंगन उतारे और इंसा के हाथ में पहनाए। ये हमारे खानदानी कंगन है, ये हम अपनी बहू को देते हैं। एक एक हमने अपने बेटों की बीवियों को दिया था। ये दोनों अब तुम्हारे हैं क्योंकि तुम्हें हमारे घर की इकलौती बहू। उन्होंने अंसा के सर पर प्यार दिया। मेरा बच्चा, तुम बिल्कुल भी अपने आप को अकेला महसूस मत करो। मुझे अपनी माँ ही समझना। अपनी बहन के मर जाने के बाद मैंने भी उसकी औलाद को हमेशा बच्चों की तरह ही समझा है। तुम भी बहुत खुशकिस्मत होगी, तुम्हें अपनी बहन की औलाद को पालने का मौका मिल रहा है। छोटी अम्मी ने उसके सर पर हाथ फेरा और उसके हाथ में खूबसूरत तोहफा पकड़ाया जो सोने का सेट था। बेटा, ये मैंने अपनी बहू के लिए रखा था। क्योंकि मेरी औलाद में बेटा नहीं है इसलिए मैंने तैमूर को ही अपना बेटा माना है। ये 2 सेट मुझे शादी में मिले थे। एक मैंने अपनी बेटी के लिए रखा है और एक बेटे के लिए। अब तुम आ गई हो ना, तो ये तुम्हारा है। छोटी अम्मी ने उसे सेट पकड़ाया। सारा ने अपनी माँ की तरफ देखा और ऊंची आवाज में कहा, मेरा ख्याल है कि अब हमें भाभी को उनके कमरे में छोड़ देना चाहिए। वो बहुत ज्यादा थक गई होंगी। आज अनाया मेरे पास सोएगी, उसको अच्छी अच्छी कहानियां सुनाऊंगी मैं। सारा ने अनाया को उठाया। तैमूर उसकी बात पर अपनी बीवी उनसा की तरफ देखने लग गया। उसने सुर्ख रंग का लहंगा पहना हुआ था जो उसके लिए खास तौर पर तैमूर ने लिया था। गले में तैमूर का ही दिया हुआ सोने का सेट उसने पहन रखा था। इसे घर में ही सारा ने तैयार किया था। 2 दिन बाद इनका वलीमा शुजा खान ने अनाउंस कर दिया था। मैं जा रहा हूँ सारा, तुम अपनी भाभी को कमरे तक छोड़ आओ। तैमूर ने उससे नजरें चुराई और बाहर जाने लगा जब सारा ने उसे रोक लिया। ऐसे कैसे आप जा रहे हैं? मैंने अभी तो आपसे नेक ही नहीं लिया। तुम्हारा नेक तुम्हारे कमरे में मौजूद है। अपनी ड्रेसिंग के दराज में चेक करो। अनाबिया के लिए भी मैंने तुम्हारी ही तरह का सेट लिया है। जब वो आएगी तो उसे दे देना। सारा खुशी से अपनी ड्रेसिंग टेबल की तरफ गई और दराज में से सेट निकाला। शुक्रिया मेरे प्यारे भाई, आप दुनिया के सबसे प्यारे भाई हैं। सारा ने खुशी से चहक कर कहा। छोटी अम्मी दादी इंसा को उसके कमरे की तरफ ले गई। आने वाले लम्हात के डर से इंसा का दिल बेइंतहा कांप रहा था।
ये नहीं जानती थी कि तैमूर का रवैया उसके साथ क्या होने वाला है। मुआशरे में उस औरत की कोई इज्जत और हैसियत नहीं होती जिसकी शादी में उसकी माँ बाप शामिल न हो। कमरे का दरवाजा खुला और तैमूर अंदर आया। उसने आने से पहले ही पूरे कमरे को लाल गुलाब की पत्तियों से सजा दिया था। ये चलता हुआ बेड के किनारे आया और बैठ गया। इस वक्त जो सफेद रंग सादा सी शलवार कमीज में मलबूस था, अंसा ने नजर उठाकर उसे देखा। ये एक वजाहत से भरपूर मर्द था। 6 फुट कद के साथ उसकी काली आंखें और सफेद चेहरा उसे बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाते थे। इसने बैठते ही अंसा का कांपता हुआ हाथ अपने हाथ में लिया। मैं जानता हूँ तुम बहुत ज्यादा घबरा रही हो, तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। उसने नरमी से अंसा के हाथ सहलाने शुरू कर दिए और फिर खुद ही बात शुरू की। तुम्हारा मकसद शादी करने का जो भी हो, मगर मैंने तुम्हें पहली दिन ही बात बावर करवा दी थी कि मैं कभी इस लड़की से शादी ना करता जिसे मैं पसंद ना करता। तुम ये बात समझ चुकी होगी कि मैंने तुमसे शादी अपनी बेटी के लिए की है, मगर तुम गलत हो। मैं अपनी बेटी के लिए बहुत सारी माएं ला सकता था, मगर तुम जैसी नहीं। अगर मेरी बात की जाए तो तुम्हें पहले नजर में देखते ही इस बात का एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी बहुत अकेली है, मुझे किसी साथ की जरूरत है। मेरी नजदीक किसी भी रिश्ते में मोहब्बत से ज्यादा इज्जत जरूरी होती है। अगर आप किसी की इज्जत करते हो तो मेरे नजदीक वही मोहब्बत और इश्क है। तुम्हें कभी ये बात मेरी तरफ से सुनने को नहीं मिलेगी कि तुमने मुझसे शादी कैसे की। हम अपने बच्चों को यही दास्तान सुनाया करेंगे कि हमारी शादी पसंद की है। मैं तुम्हें हरगिज नहीं कहूंगा कि तुम मेरे घर वालों का ख्याल रखो। मैं एक रिवायती शोहर नहीं बनना चाहता। तुम्हें बस इतना ही कहूंगा कि हमेशा इस बात पर अमल करो। डू गुड एंड हैव गुड। तुम जितना किसी के साथ अच्छा रवैया रखोगी उतने ही लोग तुमसे मुतासिर होंगे। रही मेरी बात तो तुम मेरी बीवी हो। आज के बाद तुम्हारी हर जिम्मेदारी मेरी और मेरी हर जिम्मेदारी तुम्हारी। उसका लहजा इतना उम्दा और खूबसूरत था कि अंसा देखती ही रह गई। पता है लोग कहते हैं कि मैं एक बहुत जालिम सा इंसान हूँ, मगर तुम्हें देख के एहसास हुआ कि मेरे दिल में एक नरम गोशा है। मैं एक वकील हूँ। हो सकता है कि कभी कभी तुम्हारे सामने अपनी वकालत करना शुरू कर दूं, मगर ये तुम पर मुनहसर है कि तुम कैसी जज बनती हो और मेरी बातें सुनती हो। मैं तुमसे आज ये वादा करता हूँ कि तुम्हारे साथ कभी भी बेवफाई नहीं करूँगा, हमेशा तुम्हें ही अपना मानूंगा। तैमूर उसके करीब आया, उसका चेहरा अपने हाथ की मदद से ऊपर किया। तुम जानती हो तुम बहुत खूबसूरत हो, मगर इस बात से अनजान हो। अंसा इसकी बात पर जी जान से कांप गई और थोड़ा सा पीछे हुई। तैमूर ने उसे पकड़कर नजदीक कर लिया, उसके कमर में एक हाथ डाले, एक हाथ से उसका सर थामे उसने उसका चेहरा करीब किया। मैं किसी नावल का हीरो नहीं जो अपनी बीवी को खुद से दूर करूं। तो तुम्हारे करीब आना मेरा हक है। जब तक तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा तो तुम मुझे कैसे जान सकोगी। तैमूर उसके लबों पर झुका, एक शौक जिसारत की मुकाबल का तो जैसे सांस ही बंद हो गया। आप मेरी बात सुने और मुझे इसको निभाने के लिए वक्त दे, यही कहना चाहती हो ना। डार्लिंग, एक बात याद रखो, तुम कभी भी इस रिश्ते के लिए हाँ ना करती अगर तुम तैयार ना होती। मेरे लिए तुम बहुत अहम हो और अब तुम्हें ये बात समझनी है कि तुम मेरे लिए कितनी अहम हो। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ तैमूर। मैं आपके हक से बिल्कुल इनकार नहीं करती। आपका करीब आना मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा। मैं आपसे कुछ बात कहना चाहती हूँ, मेरी बात सुन ले। क्यों नहीं, आपका हक बनता है हमसे हर बात कहना और मनवाना। इन दोनों के चेहरे अभी भी बहुत करीब थे। आप कभी जिंदगी में मुझे इस बात का ताना नहीं देंगी कि मैंने अपने वालिद को छोड़कर आपसे शादी की। आप जानती हैं कि मैं अपनी बहन की बेटी को नहीं छोड़ सकती, जिसकी बदौलत मैंने अपने बाप को छोड़ने का फैसला किया। आप मेरी बात सुने और समझे। जिंदगी में कभी हम इस बात को दोबारा नहीं दोहराएंगे कि आपने मेरे वालिद को छोड़ा है। रही बात आपको ताना देने की, तो जिस दिन मैं ये काम करूं उसे मुझे दुरुस्त करने के लिए आप अपना हक इस्तेमाल कर लीजिएगा। तैमूर, आप कभी मुझसे बेवफाई मत करिएगा। आप जब मुझे अपना सब कुछ देंगे तो मैं भी आपसे इतनी ही मोहब्बत करूंगी। जैसे आपके नजदीक इज्जत बहुत बड़ी चीज है, वैसे ही मेरे नजदीक भी इज्जत बहुत बड़ी चीज है। तैमूर ने उसे आगे बढ़कर अपने सीने से लगा लिया। हम आज की रात सब कुछ भूलकर सिर्फ इस बात को याद रखेंगे कि आप मेरी बीवी हैं और मैं आपका शौहर। आज के बाद हमारे दरमियान सिर्फ यही रिश्ता होंगे। मैं आपका दोस्त भी हूँ, आपका मुहाफिज भी और आपसे मोहब्बत करने वाला भी। तैमूर ने आगे बढ़कर जलती हुई लाइट ऑफ कर दी। इन दोनों ने एक नए रिश्ते की शुरुआत की जिसका मुस्तकबिल ये नहीं जानते थे।
बस एक बात का एतबार था, वो थी वफादारी। 20 दिन बाद अनाबिया यहाँ पर बहुत ज्यादा उदास हो चुकी थी। उसे मालूम नहीं था कि जंग कब खत्म होगी। साद और गोहर ने उसे बताया था कि कभी कभी जंगों को 6 माह लग जाते हैं। उसे यहाँ आकर अपनी दुनिया की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। इस वक्त भी ये साद के साथ तरबियती जगह पर साद के साथ थी। वो उसे सिखाना चाह रहा था तलवारबाजी की जल्दी सीख जाए। शहजादी, तलवारबाजी पर ध्यान दीजिए। आपने कल की मक्श में भी इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरा दिल नहीं कर रहा आज सीखने के लिए। मुझे अपनी दुनिया बहुत ज्यादा याद आ रही है। कोई बात नहीं शहजादी, आप इस दुनिया को ही अपना समझ लीजिए। मैं कैसे इस दुनिया को अपना जान लूं, जहाँ तो कोई मेरा अपना नहीं। शहजादे मेरे शोहर हैं, मगर उनके बारे में मुझे इल्म भी नहीं कि वो कहाँ पर है। आप सब लोग भी कहते हैं कि न जाने वो किस लम्हे वापस आएंगे। शहजादी, वो आपकी खातिर ही जंग लड़ने के लिए गए हैं। अपनी जान दांव पर लगाकर वो सिर्फ और सिर्फ आपकी हिफाजत करना चाहते हैं। मेरे पास ऐसा कुछ खास है ही नहीं जिसकी बदौलत मेरे लिए लड़ाई की जाए। मुझे समझ नहीं आती कि सब लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं। शहजादी, कभी अपने अंदर झांक कर देखिएगा। आप में जितनी ताकत है शायद अपने शहजादे में भी नहीं। आप जानती हैं ये तलवारबाजी आपके आगे कोई चीज नहीं। अगर आप अपनी असली पहचान को जान जाएं तो मैं आपके आगे 2 मिनट में शेर हो सकता हूँ। मेरे साथ ऐसा मजाक मत किया करो। मुझे तो इतनी मुश्किल से तलवार चलानी आई है। अभी ये बात कर रही थी कि अनाबिया ने अपना सर पकड़ लिया और उसके हाथ से तलवार गिर गई। उसकी आंखों ने अपना नीला रंग बदल दिया और जब्बार की तरह का सिल्वर रंग आ गया। ये देखते ही साथ अपनी जगह से पीछे हो गया। शायद वो जान चुका था कि अनाबिया बदल चुकी है। अनाबिया शायद अपने इमोशन को कंट्रोल करना नहीं जानती थी। इस वक्त वो शदीद गुस्से में थी, जिसकी बदौलत उसके अंदर ये ताकत आ गई। तुम कहते हो ना कि मेरी तलवारबाजी बहुत अच्छी है, तो आ जाओ मेरे साथ तलवारबाजी का एक मुकाबला करो। उसकी आवाज भी बिल्कुल बदली हुई थी। शहजादी, मैं आपके साथ मुकाबला नहीं कर सकता। डर गए हो तुम? मेरी हुक्म अदूली करोगे अपने शहजादी की? साथ फौरन घुटनों के बल बैठ गया और सर झुका लिया। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता शहजादी, मगर इस वक्त आप अपने होश हवास में नहीं है। मैं अपने पूरे होशो हवास में हूँ। उठाओ अपनी तलवार और मेरे सामने। अनाबिया ने नीचे पड़ी हुई तलवार उठाई और तलवार की नोक उसकी गर्दन के नीचे रखी। इस वक्त ये किसी फौज की जनरल लग रही थी। साथ खड़ा हुआ और नीचे पड़ी हुई अपनी तलवार उठाई। शहजादी, अनाबिया ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और अपनी तलवार से उस पर वार करना शुरू किया। मगर अनाबिया जब वार करती तो ऐसे न करती कि जख्मी होता या उसे चोट लगती। दूर खड़े हुए कुछ सिपाही भी ये मंजर देख रहे थे। वो सोच नहीं सकते थे कि शहजादी का ये रूप भी उन्हें देखने को मिलेगा। अनाबिया जिस तरीके से तलवारबाजी कर रही थी उसे देखकर साद भी डर गया था। इसके वार में इतनी ताकत होती थी कि जब साद अपनी तलवार से रोकता तो उसके बाजू में ताकत ना रहती और ऐसे लगता जैसे उसके बाजू अभी बदन से अलग हो जाएंगे। कैसा लगा? अब क्या मेरी तलवारबाजी ठीक है? शहजादी, आप ऐसी तलवारबाजी से पूरी फौज को शिकस्त दे सकती हैं। आप शायद जानती नहीं कि इस वक्त आप अपने असली रूप में नहीं हैं। आप इस वक्त नीली शहजादी बन चुकी हैं। नीली शहजादी का रूप धार लेंगी। अब बहुत जल्द हम सब आपका वो रूप देखेंगे। इसकी बात पर अनाबिया किक्का लगाकर हंसी और इस वक्त उस पर वार किया, जिसे साद ने रोक लिया। अनाबिया की तलवार में से सिल्वर रंग की रोशनी निकली, जिसने साद की तलवार को तोड़ दिया। आइंदा मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करना। आज तो भी सिर्फ सबक सिखाया है, फिर तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ये बात याद रखना। सब सिपाही ये देखकर घुटनों के बल बैठ गए। वो जान चुके थे कि इनकी शहजादी इस वक्त किसी रूप में है। अगर वो उन्हें तंग करेंगे या गुस्सा दिलाएंगे तो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। मुझे माफ कर दीजिए शहजादी, आइंदा आपको कभी गुस्सा नहीं दिलाऊंगा। ये बात करते ही अनाबिया की आंखें दोबारा नीली हो गई, मगर वो अपने होशो हवास बरकरार ना रख पाई और इससे पहले वो जमीन पर गिरती साद ने उसे थाम लिया। सिपाही, फौरन जाओ और तबीब को बुला कर लाओ। ये उसे उठाया अंदर महल की तरफ चला गया, जहाँ पर सब ने अनाबिया की ऐसी हालत देखी तो उसकी तरफ दौड़े चले आए। शहजादी को क्या हो गया, ऐसे क्यों? मलका उसकी तरफ आई और उससे सवालात शुरू कर दिए। साद ने सामने पड़े हुए सोफे पर उसे लिटाया और चादर मंगवाई। मेरी वालदा, आप जानती हैं हमने सब ने बाहर क्या देखा? क्या देखा तुम सब ने? नीली शहजादी का असली रूप। आप जानती हैं कि मैं उनसे बात कर रहा था तो उनके अंदर नीली शहजादी का रूप आ गया। वो इतना खतरनाक है कि आप लोग सोच नहीं सकते। उनकी तलवार के एक वार को मेरे लिए काबू करना बहुत मुश्किल था। शहजादे यहाँ पर मौजूद नहीं है और अगर उन्होंने मुकम्मल तौर पर नई शहजादी का रूप धार लिया तो
हमारे लिए काबू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप जानती हैं, जब तक मेरी शहजादी का शहजादा उसके पास ना हो, उसे कोई काबू कर नहीं सकता। मलका ने सुना तो फौरन अनाबिया की तरफ आई और उसके सर पर हाथ फेरा। इसकी पेशानी पर हाथ लगाने से उन्हें महसूस हुआ कि तपता हुआ कोयला उठा लिया है। साथ ये तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई है। अगर शहजादे यहाँ ना हुए, हम इन्हें कैसे काबू करेंगे? शहजादी का यहाँ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये अभी तक तो काबू करना नहीं सीखेंगी, ये मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं होंगी। बुखार में तप रही है, ये जो किसी तबीब को बुलाओ। साथ का हुक्म पाते ही फौरन बाहर निकल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त उन्हें क्या करना चाहिए। या तो ये शहजादी को पैगाम भिजवा देते कि फौरन आ जाओ, कि अब वक्त दूर नहीं कि शहजादी अपना असल रूप धार लेंगी और इस रूप के बाद उन्हें काबू करना उनके बस की ही बात है, किसी और के नहीं। दादी साहब और गौहर अनाबिया के सर पर पट्टियां रख रही थी, जबकि उसका बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। क्या करेंगे बड़ी बहू अगर ये बेहतर ना हुई तो? मलका जो उनके सामने ही बैठी हुई थी, उनके हाथ पांव फूले हुए थे। अनाबिया की तबीयत खासी खराब थी और तबीब ने जो उन्हें खबर दी है, ये और ज्यादा परेशान हो गई। तबीब के मुताबिक अनाबिया को बुखार ऐसा है जो उतरने में बहुत वक्त लगाएगा। तबीब के मुताबिक ये मौसमी बुखार नहीं है और ना ही ऐसा है जिसके लिए कोई दवाई तजवीज की जाए। सरदारनी, हम क्या करेंगे आप बताएं? अगर ये बेहतर ना हुई तो हम इनकी हिफाजत कैसे करेंगे? शहजादे को क्या जवाब देंगे हम? बड़ी बहू, तुम फौरन जब्बार को पैगाम भेजो कि वो यहाँ पर आ जाए, उसे पहले की हालात हमारे काबू से बाहर हो जाए। ये लोग बातें कर रहे थे कि अनाबिया ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें नीली थी। मलका फौरन आई और सबसे पहले उसकी आंखें देखी तो उन्हें थोड़ा सा सुकून हुआ। आप ठीक है मेरी शहजादी? जी मलका, हम बिल्कुल ठीक है। हमें क्या हुआ था? मैं कुछ याद नहीं। कुछ नहीं हुआ था, आपकी तबीयत थोड़ी खराब थी। अब आप बिल्कुल ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मलका ने इसकी पेशानी पर हाथ फेरा और झुककर प्यार दिया। खुदा से दुआ कि आप जल्दी ठीक हो जाएं, हमें कुछ उमूर निपटाने हैं, हम आते हैं। मलका का रुख बाहर की तरफ था। ये जल्द अज जल्द साथ से मिलना चाहती थी। सिपाही, फौरन जाओ और साथ को बुला कर लाओ। सिपाही हुक्म पाते फौरन निकला और थोड़ी देर बाद अंदर आते साथ नजर आया। मलका, आपने हमें याद किया? फौरन शहजादे को पैगाम भेजो कि अब हालात हमारे काबू से बाहर हो रहे हैं। वो जल्द अज जल्द शहजादी के पास पहुंचे, इससे पहले कि वो नीली शहजादी बन जाए। आप जानते हैं कि जब वो अपने असली रूप में आएंगे, सबसे पहले वो जिस इंसान को देखना चाहेंगी वो इनके अपने शहजादे हैं। मलका, खबर मिली है कि वहाँ पर भी हालात बहुत ज्यादा खराब है। हमने आपके कहने से पहले ही वहाँ पर सिपाही रवाना कर दिए हैं, तो शहजादे को हमारा पैगाम दे देंगे। साथ तुम कुछ ऐसी तैयारी करो कि अगर हालात बिगड़ जाए तो हम शहजादी को काबू कर पाए। जी मेरी मलका, मैं तैयारी करके रखूंगा। अगर हालात हमारे हाथ से निकल जाए तो हम शहजादी को कैसे काबू करेंगे? जब्बार के सामने इस वक्त एक नक्शा खुला हुआ था। उस्मान उसके सामने बैठा हुआ था। ये लोग इस बात पर बहस कर रहे थे कि कहाँ से हमलावर को रोकना है, क्योंकि उन्हें मालूम हो चुका था कि आज शाम ही हमलावर पर हमला करेंगे। ये भी बात कर रहे थे कि जब्बार के निशान में से नीली रोशनी और सिल्वर रोशनी मिक्स होकर निकली। इस लम्हे जब्बार को शिद्दत से तकलीफ हुई, जिसने उसके पूरे वजूद को हिला दिया। अनाबिया, इसने नीली शहजादी का रूप धार लिया है लाला। जब्बार के निशान ने उसे इतना तंग किया कि उन्हें अपने निशान पर हाथ रख लिया। इस वक्त इस मौके पर वो कैसे शहजादी का रूप धार सकती है? तुम्हें मालूम है ना कि तुम्हारा इसके साथ होना बहुत जरूरी है। अगर तुम उसके साथ ना हुए तो इसकी जान को शदीद खतरा होगा। लाला, हमला होने वाला है, मैं कैसे सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला जाऊं? वो शदीद तकलीफ में है, मुझे एहसास हो रहा है। तुम जाओ जब्बार, मैं हूँ यहाँ पर। नहीं लाला, मैं कभी भी अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं फेर सकता। ये कहते ही जब्बार ने अपनी आंखें बंद की। उसकी आंखों ने सिल्वर रंग बदला। वो अब 2-3 दिनों तक शहजादी का रूप धार नहीं सकेंगी। मैंने कोशिश की है लाला कि वो मेरे काबू में रहे। जब्बार, तुम जानते हो उसे काबू करने के लिए तुम्हें कितनी ताकत चाहिए। लाला, मेरे पहुंचने तक वो शहजादी का रूप नहीं ले पाएंगे। हमें आज ही उन हमलावरों से निपटना है। ठीक है, तो फौरन निकलो, मैं बाबा को इत्तला करता हूँ। जितनी तकलीफ जब्बार को अपने निशान से हो रही थी, उतनी ही तकलीफ अनाबिया को भी थी। वो महसूस कर सकता था कि इस वक्त वो आग की तरह तप रही है और वो उसे सख्त बुखार है। बस मेरी जान, थोड़ा सा इंतजार, में आपके पास आने वाला हूँ। साथ महल में भागता हुआ आया। मलका और गौहर दोनों इकट्ठी बैठी हुई थी। मलका, फौरन चलिए और सब औरतों को लेकर महल के नीचे चले जाइए। हमला हो चुका है महल पर। बहू, तुम फौरन जाओ, अपनी बच्चियों को लो और नीचे की तरफ निकल जाओ। ताज, फौरन जाओ और दादी साहब को लेकर आओ। उनके साथ अनाबिया को भी लाना।
وہ سو رہی تھی۔ یہ فوراً سعد کے ساتھ باہر کی طرف نکل گئی، جہاں سے سب کو انہوں نے نیچے محل میں بنے اتنے خانے کی طرف جانے کے لیے کہا۔ تاج انابیہ کے کمرے میں آئی تو یہ گہری نیند میں سو رہی تھی۔ تاج نے فوراً ان کی سائڈ پر پڑی ہوئی چادر اٹھائی، اسے جگانے کے لیے آئی۔ میری شہزادی اٹھ جائیے، محل پر حملہ ہو چکا ہے، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہے۔ تاج اسے مسلسل جگا رہی تھی مگر وہ ہل نہیں رہی تھی۔ میری پیاری شہزادی جلدی اٹھیے، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ انابیہ نے اسی لمحے آنکھیں کھولی اور اس کی آنکھیں دیکھتے ہی تاج فوراً سے پیچھے کی طرف بھاگی۔ رک جاؤ، وہاں پر ہی تم۔ نیلی شہزادی آپ آ چکی ہیں، آپ نے ابھی تو نہیں آنا تھا۔ کیوں میرے آنے نہ آنے پر تم نے پابندی لگائی ہوئی ہے؟ کیوں میرے آنے نہ آنے پر تم نے پابندی لگائی ہوئی ہے؟ ہم کسی حملے سے نہیں ڈرتے، سب عورتوں کو قیدوں کے تہ خانے میں چلی جائے، ہم خود مقابلہ کر سکتے ہیں۔ میری پیاری شہزادی شہزادے نہیں ہیں آپ کے ساتھ، ابھی آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ نیچے آ جائیں، جب شہزادے آ جائیں گے تو آپ پھر آ جائیے گا۔ تم سب کا مسئلہ کیا ہے؟ تم سب لوگ مجھے حکم دینا جانتے ہو کیا؟ کیا تم لوگ نہیں جانتے میں نیلے شہزادی جبار خان کی بیوی ہوں؟ میرے لیے انتہائی شرم کی بات ہوگی کہ اگر میں اس لمحے نیچے چلی جاؤں۔ جاؤ فوراً سے نکلو یہاں سے۔ اس کی زوردار آواز سے تاج ڈر گئی اور فوراً بھاگ گئی۔ نیلی شہزادی سے کوئی امید نہیں تھی وہ اسے اٹھا کر پٹک دیتی۔ انابیہ کا رخ باہر کی طرف تھا، جہاں پر گھوڑوں پر سوار بہت سے فوجی لڑ رہے تھے۔ سعد کی نظر اس کی طرف پڑی۔ ملکہ کو جب خبر ہوئی کہ نیلی شہزادی واپس آ چکی ہیں تو وہ فوراً باہر کی طرف نکلی۔ دشمن سپاہیوں کی نظر انابیہ کی طرف پڑ چکی تھی، ان کا مقصد ہی انابیہ کو یہاں سے اٹھانا تھا۔ انہیں لگا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ وہ رہی نیلی شہزادی، ہمیں فوراً انہیں اٹھانا ہے، ایک سپاہی نے کہا، اور انابیہ کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا، جو بڑی غور سے ان سب کو دیکھ رہی تھی جیسے یہاں کوئی تماشا ہو رہا ہو۔ سعد کا دل بہت زور سے دھڑکنا شروع ہو گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ آگے کیا کرنے والی ہیں، کیونکہ نیلی شہزادی جب بھی آتی ہیں ہر طرف تباہی مچی تھی۔ انہیں صرف ایک ہی چیز قابو کر سکتی تھی، ان کے شہزادے کی محبت، اور انہیں آنے والے ہر نیلی شہزادے اور نیلی شہزادی کی نشانی تھی کہ جب تک وہ دونوں ساتھ نہ ہوتے ان کی طاقت مکمل نہ ہوتی۔ سپاہی جو ہی انابیہ کی طرف آیا، انابیہ اس کی طرف بڑھی۔ ملکہ انابیہ کو روکنے کے لیے آگے آ رہے تھے، مگر انابیہ کی اگلے قدم سے وہ چیخ کر پیچھے ہوئی۔ انابیہ سپاہی کے پاس گئی، اس کے گلا اپنے ہاتھوں سے پکڑا اور اسے پٹک دیا۔ ذرا اسے لوگوں کو قابو نہیں کر سکتے تم لوگ؟ کیسے فوج ہیں یہ؟ سعد کی طرف دیکھتی ہوئی ہنسی، یہ جیسے ان کا مذاق اڑا رہی ہو۔ میرے نیلے شہزادے کہاں پر ہیں؟ مجھے بتاؤ۔ شہزادی وہ جنگ پر گئے ہیں، آپ ایسے کوئی بات مت کریں جس سے آپ کو تکلیف ہو، آپ اندر جائیں۔ انابیہ نے اپنی طرف دیکھتے ہوئے سپاہی کو ایک نظر دیکھا۔ اگر تم سب کو اپنی جان پیاری ہے تو پیچھے ہٹ جاؤ، تم لوگ جانتے نہیں کہ نیلے شہزادی کیا ہے۔ چاہتے ہو کہ تمہارے بچے یتیم نہ ہو تو فوراً پیچھے ہو جاؤ۔ ہم جانتے ہیں آپ ابھی تک شہزادی نہیں بنی، آپ انسان ہی ہیں۔ میں تو انسان ہوں مگر میرا شہزادہ تو انسان نہیں، افسوس تم لوگ میری حقیقت جان نہیں پائے۔ یہ کہتے ہی انابیہ آگے بڑھی اور سعد کے ہاتھ سے تلوار لے لی۔ میرے لوگ وہ پیچھے ہٹ جاؤ، میں نہیں چاہتی کہ تم لوگوں کو کوئی نقصان ہو، یہ جنگ میری ہے، مجھے خود لڑنی ہے، ہٹ جاؤ پیچھے۔ تمام سپاہی پیچھے ہونا شروع ہو گئے، جبکہ دشمن سپاہی اس کے سامنے آنے لگے۔ اس نے تلوار سے انہیں مارنا شروع کیا۔ سعد شہزادے کو بلاؤ، ہم شہزادی کو قابو نہیں کر پائیں گے۔ میری ملکہ ہم نہیں روک سکتے انہیں، شہزادی کبھی بھی اپنے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گی، وہ صرف دشمن سے ہی لڑتی ہے۔ یہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ انابیہ کے بازو پر ایک تلوار کا وار ہوا، اس کا بازو اچھا خاصا زخمی ہو گیا۔ یہ دیکھتے ہی ملکہ اس کی طرف جانے لگی، مگر سعد نے انہیں پکڑ لیا۔ ملکہ شہزادے آ چکے ہیں۔ سعد نے آسمان کی طرف اشارہ کیا جہاں سے اڑتا ہوا جبار آ رہا تھا۔ پیچھے سے بہت سے گھوڑوں کی آوازیں آ رہی تھی، یعنی کہ بہت سی فوج ان کی مدد کے لیے آ چکی تھی۔ ملکہ خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جب وہ نیچے اترا تو انابیہ نے اس کی طرف دیکھا، دونوں کی آنکھیں اس وقت سلور رنگ کی تھی۔ میری شہزادی کو میرا سلام۔ انابیہ اس کی بات پر دل کھول کر ہنسی۔ بہت انتظار کروایا میری جان، تم دیکھ رہے ہو میں اپنی حفاظت خود کرنا جانتی ہوں میرے شہزادے۔ جبار آہستہ آہستہ اس کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا ہے میری جان، میری شہزادی، میری جان تو بہت زیادہ بہادر ہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ انابیہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی، پھر ہنستے ہوئے اس نے اپنا بازو اوپر کیا اور اس کے بازو سے روشنی نکلی جو اس نے جبار کی طرف غصے سے پھینکی۔ ملکہ یہ دیکھتے ہی آگے آنے لگی، مگر سعد نے یہ کہہ کر روک دیا، ملکہ آپ انہیں روک نہیں پائیں گی، آپ شہزادے
ہی انہیں اپنا بنائیں گے، وہ کسی کی بات نہیں سن سکتی، آپ صرف شہزادے کی۔ اس روشنی سے جبار کو شدید تکلیف ہوئی، وہ ایک پل کے لیے پیچھے ہو گیا اور درد سے آنکھیں بند کر لی۔ یہ تمہاری سزا ہے مجھے انتظار کروانے کے لیے۔ انتظار ہم نے نہیں، انتظار تو آپ نے کروایا ہے۔ آپ تو یہ پہچان ہی نہیں پائی کہ آپ کے پاس کیا طاقت ہے۔ تم نے مجھے پہچان کروائی ہے؟ نہیں تو مجھے بتا سکتے تھے نا کہ میری پہچان کیا ہے۔ جبار آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا جس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس پر خون لگا ہوا تھا۔ میری جان، ہم نے ہر دن آپ کا انتظار کیا، آپ جانتی تو ہیں۔ ہماری طرف آئیے، اپنے شہزادے کے پاس ہمارے سینے سے لگ جائیے۔ انابیہ ہنسنے لگ گئی اور اپنی تلوار پھینک دی۔ یہ بھاگتے ہوئے آئی اور جبار کے گلے لگ گئی۔ جبار نے اس کی اپنے باہوں میں چھپا لیا اور اپنے پر اس کے ارد گرد پھیلا دیے۔ مجھے چھوڑ کر مت جایا کرو، تمہارے بغیر میں نہیں رہ سکتی میرے شہزادے، میں بھی نہیں رہ سکتا میری جان۔ اسی لمحے انابیہ کے وجود کو شدید قسم کے جھٹکے لگے اور جبار سمجھ گیا کہ وہ اسے قابو کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ انابیہ اس کی طرف دیکھ کر ہنس رہی تھی، ساتھ ہی اس کی آنکھوں نے رنگ بدلا اور اسی کی باہوں میں جھول گئی۔ ساتھ تم سنبھالو، سردار آ رہے ہیں۔ والدہ فوراً کسی طبیب کو بلائے اور آپ سب لوگ اندر جائیں۔ باہر سب کچھ سمیٹا جا رہا تھا، دشمن کو پکڑ لیا گیا تھا۔ سردار کو جنگ میں کافی چوٹ آئی تھی جس کے بدولت انہیں طبیب دیکھ رہا تھا، وہ اب ٹھیک تھے۔ انابیہ کمرے میں لیٹی ہوئی تھی جبکہ اس کے پاس جبار بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ انابیہ کے سر پر تھا اور دوسرا انابیہ کے پیٹ پر۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آپ اتنی جلدی آ جائیں گے، مجھے تو یہ لگا کہ آپ کو بھی پہچان جانے میں ابھی کافی وقت ہے۔ ایسے ہی تو نہیں میں کہتا تھا کہ آپ چنی گئی ہیں۔ میرے لیے 21 سال پہلے سے آپ میں نیلی شہزادی کی ہر وہ خصوصیت ہے جو پچھلے آنے والی ہر شہزادی میں تھی۔ اب تو ہمارے ہاں اولاد بھی آنے والی ہے۔ میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ شادی کے 1.5 ماہ بعد ہی ہمیں یہ خوشخبری سننے کو ملے گی۔ آپ جلدی سے آنکھیں کھول لیجئے تاکہ آپ کو یہ خبر سنا دوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اپنی طاقت پر قابو پانا سیکھ گئی ہیں۔